नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर के ऊपर ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। क्योंकि टाटा पावर जो लगातार भागते चले जा रहे हैं, उसके पीछे सबसे पहले आपको रीजन ढूंढना है कि किस कारण के वजह से वो भाग रहा है। क्या सही में कंपनी के अंदर कुछ चल रहा है, मतलब कुछ काम हो रहा है, कि ऐसे ही कंपनी भागते चले जा रहे हैं। देखिए, दो कारण की वजह से शेयर में जंप देखने को मिला। एक, कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है और कंपनी भागते चले जा रहे हैं, तो सोचना वो ऑपरेटर गेम है, मतलब ऑपरेटर उसको पुश करके ऊपर लेके जा रहा है और उसका प्रॉफिट हो जाएगा तो वो माल बेचकर भाग जाएगा। अगर कंपनी में दम है तो वो इस तरीके से काम करे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, होल्ड करेगा, ऊपर जाएगा, होल्ड करेगा, ऊपर जाएगा। इस तरीके से अगर कोई भी कंपनी जा रहा है और साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स ठीक है, बिजनेस ठीक है, तो वो एक लंबा जर्नी कर सकता है। जैसे टाटा मोटर्स के केस में हुआ। अगर टाटा मोटर्स के केस के बारे में बात करूं, आप ध्यान से देखना। टोटल जो कंपनी का कैपेसिटी है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल में 14,700 मेगावाट का। तो एक बहुत बड़ा मेगावाट का टोटल कैपेसिटी है, जहाँ पे थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर कितना है, 8,860 मेगावाट का। मुझे एक अच्छी अच्छी बात लगा, मतलब इस कंपनी के ऊपर, वो है कंपनी के थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत हद तक कम कर रहा है। क्योंकि थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी कम इसलिए हो रहा है क्योंकि एक चीज को पहले नोटिस करना कि जो पावर सेक्टर है उसमें थर्मल पावर के ऊपर जो प्रोजेक्ट किया जाता है उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके साथ साथ उसके पॉल्यूशन भी ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि 2040 के बाद, 2047 के बाद इंडिया को जीरो इमिशन करने के लिए। तो ये होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये एक टारगेट रखा गया है। तो बेसिकली मुझे लगता है हर कंपनी इसके ऊपर जी जान लगा रहा है, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो टोटली ग्रीन एंड मतलब क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर कंपनी 40% काम कर रहा है, जो एक टाइम 10% के आसपास था। आज देखिए 60% मतलब 60% के आसपास थर्मल पावर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कैपेसिटी के वाइज बात करो, आप देख सकते हो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर 1000 मेगावाट। सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर 3400। साथ ही साथ वेस्ट हेड एंड रिकवरी है, मतलब जो गार्बेज है उसको मतलब वेस्टेज को लेकर जो पावर जनरेट किया जाए उसमें 443 मेगावाट का। तो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है, क्योंकि इंडिया में जो कचरा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस कचरे से अगर कोई पावर जनरेट किया जा रहा है तो एक अच्छी बात है। तो साथ ही साथ रेन्यूएबल जो कैपेसिटी है अंडर कंस्ट्रक्शन वो कितना है, 5,600 मेगावाट का। तो एक बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसमें देखिए सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट है 24% वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर है। 6% ऑब्वियसली विंड हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर है। साथ ही साथ वेस्ट वेस्ट हेड के ऊपर 3% एंड विंड प्रोजेक्ट के ऊपर 7% के आसपास। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आप जिस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें कितना पोटेंशियल ग्रोथ है आगे बढ़ने का। क्योंकि गवर्नमेंट का भी टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत तेजी से काम किया जाए, और साथ ही साथ कंपनी भी कोशिश कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे पहले वो कंपनी हाइस्टली काम करे, जहाँ पे कंपनी का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, देखिए टाटा मोटर के केस में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स ईवी मार्केट में लॉन्च किया और सबसे ज़्यादा माल बेचा, इसलिए टाटा मोटर कहाँ से कहाँ तक है। उसी तरीके से टाटा पावर भी इसी तरीके से काम किया, और इसीलिए टाटा पावर भी आज कहाँ से कहाँ तक है। आप देख सकते हैं टाटा पावर एक टाइम कोविड के टाइम में टाटा पावर का शेयर कहाँ पे था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं अराउंड, देखा जाए तो 25 रुपीज़ के आसपास। किसको भरोसा था कि 25 रुपीज़ का शेयर एक दिन, देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर प्राइस, करंट का जो शेयर प्राइस है वो कहाँ तक जा सकते हैं, 400 तक। 25% से 460 तक। तो अगर मैं आपको कैलकुलेट कर ओपन करके दिखा दूँ, 460 डिवाइड बाय 25, तो लास्ट 4 ईयर में कंपनी 18 टाइम्स रिटर्न दिया। 18 टाइम्स, 18 टाइम्स कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। ऑलमोस्ट कंपनी मल्टी बिगर रिटर्न दे चुके हैं, आप बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कंपनी जिस तरीके से भागे चले जा रहा है उसके पीछे रीजन तो आपको पता चल गया। अभी देखिए कंपनी क्या सचमुच रॉकेट की तरह भाग रहा है, बिल्कुल नहीं। ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी पहले ऊपर गया, यहाँ पे बहुत दिनों तक होल्ड किया, फिर से उसको ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया, फिर से ब्रेक किया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मगर कंपनी बार बार एक जगह पे होल्ड करके काम कर रहा है। मतलब जब भी कोई कंपनी अच्छा होता है वो हमेशा होल्ड करके काम करता है, ऐसे नहीं कि वो रॉकेट की तरफ भागते ही चले जाएंगे। तो कंपनी के ऊपर जब यहाँ पे एक रेंज बना था
और उसको ब्रेकआउट किया था, तब मैंने एक एंट्री लिया था, उसका टारगेट अचीव हो चुका है। नेक्स्ट फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर से काफ़ी धाने पैटर्न्स बनने जा रहा है। तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं छोटा सा एक एंट्री लूँगा और मेरा टारगेट रहेगा 19% के आसपास। तो मेरा सारे पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं क्यों इस कंपनी के ऊपर टेल लेने वाला हूँ, उसका व्यू क्या है, सब कुछ मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो से आपको कुछ मतलब सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा सिखाने के लिए होते हैं। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके मन के मतलब आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए, आपके खुद की मतलब जो थिंकिंग है उस हिसाब से करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, तो मैं इसीलिए हमेशा इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। इसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कंपनी का आरओई देखिए, कोई भी एक साल में ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी 20% के नीचे आया। तो आप कहेंगे सर आप बेवकूफ़ बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो 13 से 17% आ गया था। वो टाइम कौन सा था? वो टाइम कोविड के टाइम में था। तो कोविड के टाइम में तो कंपनी का आरओई नेगेटिव नेगेटिव पे तो नहीं गया, कंपनी एवरेज लेवल के आसपास था। तो अगर मैं एवरेज इसका करके दिखूँ तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास दिखेगा। तो इसका मतलब है कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है, कितना ग्रोथ है, कितना पॉजिटिविटी है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके साथ साथ आप अगर और भी एक नोटिस डेटा को नोटिस करेंगे तो जो लोग मुझे पूछता रहता है कि सर कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव क्यों है, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए था। देखिए कोई भी फाइनेंस कंपनी का काम क्या है, सबसे पहले वो समझिए। मान के चलिए फाइनेंस कंपनी के पास 1 लाख रुपया है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, पूरा 1 लाख के रुपया को वो मतलब दूसरों को लोन दे देंगे और वहां से मान के चलिए 10% का इंटरेस्ट लेकर वो रिटर्न पाना चाहते हैं, इंटरेस्ट पाना चाहते हैं। तो उसको वापस कितना मिलेगा? 1,10,000। तो 1,10,000 कंपनी को वापस मिलेगा। तो सोचिए 10,000 जो कंपनी को मिला, आपको क्या लग रहा होगा कि 10,000 वो खुद के जेब में रखेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर जेब में रखता तो उसको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव दिखता। तो वो नेक्स्ट टाइम जो लोन देने वाला है वो 1,10,000 रुपया का ही लोन देने वाला है। तो इस बात को याद रखना, फाइनेंस कंपनी इसीलिए काम करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम उसका 10,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, उसका भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए कभी कभी भी आपको कैश फ्लो में पॉजिटिव नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ कुछ कंपनी में वो शायद दिख सकता है, मगर बजाज फाइनेंस के ऊपर मुझे आज तक कोई भी पॉजिटिव नहीं दिखा। इसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, कंपनी ठीक ठाक ही चल रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का थिंकिंग बहुत बड़ा है एक लॉन्ग जर्नी के हिसाब से। क्योंकि गवर्नमेंट ये भी बता रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में इतने सारे सेक्टर तो भाग चुके हैं, अभी बैंक और फाइनेंस कंपनी का भागना अभी तक शुरू नहीं हुआ। जब वो भागना स्टार्ट करेंगे तो सचमुच एक रॉकेट की तरह भागेगा, क्योंकि बहुत दिनों से फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग सेक्टर जो प्राइवेट बैंक है वो उतना तेजी से नहीं भागा जितना भागना चाहिए था। तो अगर मैं चार्ट को आपके सामने ओपन करूँ, आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना। अराउंड कितने दिनों में जो जो लेवल था 2021 से लेकर 2000 मतलब 2024 तक, और अराउंड 3.5 साल से 4 साल तक, आप 3.5 साल आप बोल सकते हैं। तो 3.5 साल तक इस कंपनी के ऊपर कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। कितने दिनों तक होल्ड किया, लोगों को तो पेशेंस ही खत्म हो गया। लोग मुझे बार बार कमेंट्स करके यही बोलते हैं, सर मैं लॉसेस में इस कंपनी के ऊपर बेचने वाला हूँ, मैं लॉसेस में ही बेच दिया हूँ। तो देखिए मार्केट ना पेशेंस का गेम होता है। जो लोग पेशेंस दिखाता है उसको ही सब कुछ मिलता है, जो लोगों के पास पेशेंस नहीं है उसको कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलता। इस बात को हमेशा याद रखना। आप खुद ही उसको अप्लाई करके देख लेना, मेरे बात छोड़ ही दीजिए, आप खुद ही एक बार अप्लाई करके देख लीजिए। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ, बहुत सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत सारे ट्रेड मिला, जो मैं ट्रेड को पेशेंस के साथ बना रहा, जहाँ पे मुझे 20% 30% तक लॉसेस चला था, फिर भी मैंने एवरेज किया और उसके बाद पेशेंस के साथ बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि उसका कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल में है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, इसलिए मैंने ट्रस्ट किया। अगर वो सब कुछ बेकार था तो मैं काम भी नहीं करता। तो ये मेरा सिंपल सा रूल्स है, आप इस रूल्स को फॉलो करिए ना करिए आपकी राय है, मगर आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। इतने सब कुछ देख चुके हैं तो एक बार आप खुद रिसर्च करके देखिए। देखिए जब खुद रिसर्च करके किसी कंपनी को बाय करके आपको प्रॉफिट होगा ना, तो आपको मन को जो सुकून मिलेगा ना वो किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगर किसी की बात सुनकर आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो आपको मन में थोड़ा सा खुशी होगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोई भी गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट एंट्री में आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने तो तुक्के से माल उठा लिया, किसी ने बोल दिया आपने माल उठा लिया। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप पहले सीखिए उसके बाद काम करिए। हाँ, मेरा कोई भी पेड वर्जन नहीं है, मैं कोई भी 1 रुपया चार्जेस आज तक किसी के पास से नहीं लिया और कभी लूंगा भी नहीं। मैं आपको बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ, कोई कभी भी लूंगा भी नहीं हूँ। मैं हमेशा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज
इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिखाऊंगा, जब तक मैं यूट्यूब कर पाऊंगा। जब बंद हो जाएगा वो अलग बात है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है येस बैंक। तो बेसिकली येस बैंक के ऊपर मैं बहुत पहले से ही एक ट्रेड लेकर रखा हूँ, एक पॉजिटिवली ट्रेड है। तो सबसे पहले मैं इस पॉजिटिव ट्रेड को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं येस बैंक, चलो मैं एक बार चार्ट को आपको ओपन ही कर लेता हूँ। येस बैंक का मैं दूसरे चार्ट ओपन करके रखा था, वहाँ पे जाता हूँ। तो देखिए येस बैंक का जो चार्ट पैटर्न बना है, यहाँ पे किस बेसिस में मैंने टेल लिया। पहले देखिए एक लंबा सा जर्नी के बेसिस में मुझे एक पैटर्न मिला था, जो कफ विथ हैंडल पैटर्न बनने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न भी बनेगा, क्यों बनेगा मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से। कंपनी क्या बना, यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना, एक दो कैंडल में कितना रेंज बना, 32% के आसपास। तो जब भी 20% के ऊपर कोई भी रेंज बने और उसका रेंज के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी जब भी नीचे लेवल को टच करे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, इसका बनेगा टारगेट। तो बेसिकली जब कंपनी नीचे आए तब मैंने क्या किया, एंट्री लिया, और बहुत दिनों तक होल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का पेशेंस खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी किया है कि सर इस तरीके से इतने टाइम किसी कंपनी को वो होल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मुझे तो 1-2 दिन में ही 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है। तो आप इतने दिनों के होल्ड करने के बाद से 30% रिटर्न मिलने के लिए इंतजार करें। देखिए ये मेरा स्विंग बेसिस ट्रेडिंग है, ये मेरा शॉर्ट टर्म बेसिस ट्रेडिंग है। तो इसके लिए मैं ऑब्वियसली इंतजार 1 साल 1.5 साल तक करूंगा, क्योंकि 1.5 साल में अगर 30% का रिटर्न मिले तो मेरे लिए बहुत है, बहुत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वॉरेन बफेट जी का कहना है, अगर आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से कोई भी अगर रिटर्न को एक्सपेक्ट करके आप रिटर्न पा रहे हैं, और वो भी हाई ग्रोथ नहीं सोच रहे हैं, मतलब एक रेंज के बेसिस में आप काम कर रहे हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर जरूर बन पाएंगे। तो इसमें डिपेंड करेगा आपका कितना पेशेंस है, आपका कितना एनालिसिस है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि येस बैंक के ऊपर मैं गुड पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूं तो मुझे जो पॉइंट्स के बेसिस में मैंने टेल लिया। पहली बात, कंपनी का जो बुक वैल्यू है आप उसको देखेंगे तो पिछले साल में 14.5 था, इस बार वो 14.7 बना, अच्छी बात है। तो देखिए ग्रॉस एनपी और नेट एनपी के बारे में बात करूँ तो ग्रॉस एनपी 2% था, 1.7% बना। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है नेट एनपी। साल भर की बात करो, देखिए 0.90% के आसपास था, वो कम होकर 0.60 हो चुके हैं। जब एनपी इतना हद तक कम हुआ है तो कंपनी तो ग्रोथ करेगा, क्योंकि मेन जो पॉइंट होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, वो एनपीए में होती है। और सबसे मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का कासा रेशियो जो पिछले साल में 29.7% था, वो इस बार 30% हो चुके हैं, अराउंड 31% हो चुके हैं। तो कासा रेशियो होता क्या है, कासा रेशियो का मतलब है, सीए का मतलब है करेंट अकाउंट और एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। तो बैंक को जितने कासा रेशियो से पैसा आएगा, बैंक को सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि कासा रेशियो से पैसा आने का मतलब है बैंक को सबसे कम इंटरेस्ट से पैसा मिल रहा है, खुद को कम इंटरेस्ट से पैसा मिल रहा है। अगर वो दूसरे जगह से अगर मार्केट से पैसा उठाए, मान के चलिए वो बॉन्ड इशू करके पैसा उठा रहा है, तो उसको तो 8 से 9% तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी आपको फिक्स्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट अकाउंट से पैसा उठाया मार्केट से तो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सेविंग अकाउंट से पैसा उठाया तो 3 से 4% का इंटरेस्ट है। तो सोचिए बैंक का फायदा कहाँ से मिलेगा, कासा रेशियो से मिलेगा। तो ये सारी चीजों को आपको पहले समझना पड़ेगा। मार्केट में आप काम करना चाहते हैं तो पहले आप एक बार मार्केट को डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड बेसिकली 3700 करोड़ का कंपनी है, और इस कंपनी का गुड पॉइंट सही है कि कंपनी स्प्लिट करने जा रहा है, हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने जा रहा है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, आज वो 2 रुपया बनने जा रहा है। तो जो लोग इस कंपनी को स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।